करोना काले विपरीत बुद्धि, यही कहा जा सकता है इस देश की जनता के लिए। सड़कों पर भीड़ ऐसी उमड़ रही है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि हम इस समय एक वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा ने व्याप्त अव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सारे दावे खोखले साबित हुए। वर्तमान हालात देखकर अंदेशा होता है कि क्या इस रात की कभी भोर भी होगी। चहु ओर निराशा का अंधकार गहराता जा रहा है। प्रतिदिन 10 से 11 हजार मामलों का आना और 200 से 300 की दर से मृत्यु होना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे समय में हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जरूरत है अपने दैनिक सोशल सर्किल को सीमित रखने की और एहतियात बरतने की। अति आत्मविश्वास इस समय घातक हो सकता है। उस दिन शाम का 5:30 बजा होगा। मैं और क्रिस्टीन मैथ्यू से मिलने के लिए निकल रहे थे। तभी क्रिस्टीन के पास लिली का फोन आया, जिसको सुनते ही क्रिस्टीन फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अनहोनी का अंदेशा हो गया था। फोन रखने के बाद क्रिस्टीन मुझसे लिपट गई। उसने मुझे बताया कि मैथ्यू अब नहीं रहा। अभी देर पहले ही उसकी ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। सुनकर मैं भी सन्न रह गया था। क्रिस्टीन यूं ही काफी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही। उसके आंसू मेरे सट के साथ मेरे हृदय को भी भिगो रहे थे। धीरे से मैंने उसे अलग किया और पीने के लिए पानी लाकर दिया। अब हमें चलना चाहिए। क्रिस्टीन थोड़ा शांत हुई तो मैंने उसे लिली के पास चलने को कहा। उसने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों लिली के घर पहुंचे तो मैथ्यू की बॉडी एक ताबूत में रखी हुई थी। उसकी नाक से हल्का हल्का खून अभी भी रिस रहा था। क्रिस्टीन लिली को देख उसे चिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। लिली का रोना भी तेज हो गया था। घर पर फादर आ चुके थे। फादर बाइबल से कुछ पढ़ रहे थे। घर पर अन्य लोग भी जमा होते जा रहे थे। क्रिश्चियन रीति के अनुसार मैथ्यू के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। मैं कभी सुबकती हुई लिली को, कभी जोर से रोती क्रिस्टीन को और ताबूत में चिर निंद्रा में लेटे हुए मैथ्यू को देख रहा था। मैथ्यू के अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर लौटे तो रात काफ़ी हो गई थी। मैं क्रिस्टीन को उसके कमरे में छोड़कर जाने लगा तो उसने हाथ पकड़कर रोक लिया। उसकी आंखों के आग्रह को मैंने पहचान लिया था। इस समय उसे छोड़कर जाना मैंने उचित नहीं समझा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ कहकर मैं उसके किचन में जाने लगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, तुमने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम खा लो तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगा, नहीं तो मैं भी ऐसे ही सो जाऊँगा। मैंने उसे खिलाने के अभिप्राय से कहा। उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। हम दोनों को ज़्यादा भूख नहीं थी, सो मैंने हमारे लिए खिचड़ी बनाई। खाते वक्त हम दोनों मौन ही रहे। बस कभी मैं नज़रें उठाकर उसको देख लेता तो कभी वो मुझे देख लेती। खाना खाकर एक बार फिर मैंने उससे चलने की इजाज़त मांगी। आज यहीं रुक जाओ, उसने इतने अधिकार से कहा कि मेरे मुंह से शब्द न निकलते बने न उगलते। नींद हम दोनों की आंखों से कोसों दूर थी, पर वो अपने साथ ही मेरा बिस्तर लगाने लगी। इस बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं। सुबह जब उनको पता चलेगा कि हम और तुम रात में एक साथ थे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने न रुकने के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। तुम जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, बस बकवास न करो, उसने अपनी मास्टरनी वाली तेवर दिखाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। उसने बिस्तर लगाकर लाइट बंद कर दी थी। हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए थे। हम दोनों के बीच का मौन दोनों को अखर रहा था। मुझे अंधेरे में भी उसके सुबकने की आवाज़ आ रही थी। अब बस भी करो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी।
मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा। उसने मेरा हाथ अपने कंधे से हटाकर चूम लिया। उसके आंसू अभी भी बंद नहीं हुए थे। मैं उसके आंसू पोंछने के उद्देश्य से अपना हाथ उसके गालों पर ले गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर सरकाते हुए, गर्दन को सहलाते हुए अपने उरोजों पर रख दिया। यह मेरे लिए निमंत्रण था। मेरे मन में अंतर्द्वंद तेज हो गया था। उसकी बदन की तपिश मुझे आंदोलित कर रही थी। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो गया था। शिथिल पड़े अंगों में भी मजबूती आने लगी थी। मेरे लिए स्वयं को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। उधर वो मेरे हाथ को लगातार अपने शरीर के भीतर धंसाती जा रही थी। अंत में जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं खुद को उसके पास सरका कर ले गया। हमारे होंठ एकीकार हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो गया था। वो जैसा चाहती मुझसे करवा रही थी और मैं उसके मोहिनी पास में बंधा हुआ उसकी हर इच्छा की पूर्ति करता जा रहा था। अंत में जब परम संतृप्त हेतु उसने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया तो मैंने प्रत्यंचा पर चढ़े तीर को, जिसे मैंने बड़े जतन से रोक कर रखा था, निशाने पर छोड़ दिया। मेरा तीर उसकी तुनीर में पहुंच गया था। कुछ समय बाद हम दोनों पस्त पड़े थे। सुबह मैं काफ़ी देर तक सोता रहा। क्रिस्टीन को भी उठने में देर हो गई थी। आज हम दोनों ने ही छुट्टी लेने का मन बनाया था। क्रिस्टीन चाय का कप लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। अपने मन में किसी तरह का अपराध बोध मत रखना सोमेश बाबू, उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। होना था हो गया, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और सहसा ही मुस्कुरा दिया, जिससे क्रिस्टीन भी सहज महसूस करे। रात का 1 बजा है और तुम अभी तक सोए नहीं, अर्चना ने मुझे दीवार की ओर ताकते हुए देखकर कहा। बस नींद नहीं आ रही है। दिन भर तो मोबाइल सीने से लगा रहता है, नींद कहाँ से आएगी। अब सो जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। गुड नाइट कहकर मैंने लाइट बुझा दी।